दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। मैंने पिछले कुछ हफ्तों से इन पुराने दस्तावेजों, इन ऐतिहासिक पन्नों को बहुत करीब से देखा है और सच कहूं तो मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। होना भी चाहिए। ये कोई मामूली फाइल्स नहीं है। वही तो, हम जिसे बस एक हिंदी साहित्य का आम इतिहास समझते आए हैं, वो असल में आम लोगों की सोच और बगावत की एक बहुत बड़ी और जटिल पहेली है। आज की इस पड़ताल का ग्राउंड जीरो है उत्तर प्रदेश की जमीन। इलाहाबाद, बांदा, वाराणसी। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आम जगह नहीं बल्कि खुफिया वैचारिक कुरुक्षेत्र रहा है जहां सदियों तक सत्ता पलटती रही। बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने। अगर हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो ये साहित्य सिर्फ समाज का आईना नहीं था। अरे इसने तो पूरे समाज की सर्जरी करके रख दी थी। मेरे पास यहाँ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो साबित करती हैं कि जिसे हम मासूम कविता समझते थे वो असल में एक कूटलिखित संदेश यानी सीक्रेट कोड था। एक सीक्रेट कोड? हाँ, जब जब इन कोशिशों ने व्याकरण के नियम तोड़े हैं तब तब बड़ी बड़ी सत्ताओं की नींव हिल गई है। मैं तुम्हें पहला सबूत दिखाता हूँ। एक सेकंड, मतलब तुम्हारा इशारा आदिकाल और वीरगाथा काल की तरफ है? आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि उस वक्त के कवि सिर्फ अपने राजाओं की झूठी तारीफ करते थे। हाँ, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। चंद बरदाई की इस फाइल को ध्यान से देखो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। क्या सच में पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य था? मुझे हमेशा से इसमें थोड़ा डाउट रहा है। डाउट होना लाजमी है। उस दौर की भाषा का विज्ञान समझना होगा हमें। रसों की भाषा देखो, इसे पिंगल कहा गया था। ये कोई आम बोलचाल वाली भाषा नहीं थी। ये ब्रज और राजस्थानी का एक ऐसा टेक्निकल मिक्सचर था जिसे दुश्मन आसानी से डिकोड ही नहीं कर सकता था। अच्छा? इस पेज पर ये लाइन देखो, 4 बांस 24 गज, उंगुल अष्ट प्रमाण। ये सिर्फ एक कविता की लाइन लग रही है ना तुम्हें? वेट, आर यू किडिंग मी? अगर मैं इस लाइन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं तो ये एकदम सटीक निर्देशांक है। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। मतलब एक कवि युद्ध के मैदान में अपने नेत्रहीन राजा को दुश्मन की एग्जैक्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन बता रहा है। ये तो सीधा सीधा एक एस्पियनाज या जासूसी लेवल का मिलिट्री कम्युनिकेशन हुआ। दुश्मन को लग रहा होगा कि कवि राजा को शांत कर रहा है, पर असल में वो मिसाइल लॉन्च करने का ब्लूप्रिंट दे रहा था। और ये महज शुरुआत थी। भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सबसे खतरनाक उदाहरण हमें इसके ठीक बाद मिलता है। ये दूसरा दस्तावेज देखो, कबीरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए एक अजीब शब्द इस्तेमाल किया था, वाणी का डिक्टेटर। एक मिनट रुको, कबीर और डिक्टेटर, ये दोनों शब्द एक साथ थोड़े गलत नहीं लगते? हम तो उन्हें एक शांत संत मानते हैं। वही तो उनका सबसे बड़ा कवर था। पर अगर मैं उनके निर्गुण भक्ति वाले दर्शन को देखूं तो शायद ये डिक्टेटर वाली उपाधि फिट बैठती है। निर्गुण मतलब वो ईश्वर जिसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं है। अगर भगवान किसी दीवार या व्यवस्था में कैद नहीं है तो भाषा व्याकरण में कैसे कैद रह सकती है? एग्जैक्टली। भाषा इनके सामने लाचार सी नजर आती थी। कबीर ने जानबूझकर उस वक्त की सबसे एलीट भाषा संस्कृत को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जो भाषा चुनी उसे लोगों ने सद्दू कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा। उसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज, पंजाबी सब मिला हुआ था। ये कोई अज्ञानता नहीं थी, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था। बिल्कुल। वो आम आदमी, किसान और मजदूर से सीधे बात करना चाहते थे। उनकी फाइल का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमेनी है। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। उन्होंने पाखंडों पर जो सीधे प्रहार किए, उन्होंने आम आदमी को बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। लेकिन कबीर का ये विद्रोह जहां खत्म होता है, वहां से एक बिल्कुल नई साइंस शुरू होती है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इसे देखो, सूरदास की फाइल। इन्हें अष्टछाप का प्रमुख कवि कहा गया। हिंदी साहित्य का सूर्य। और पुष्टि मार्ग का जहाज। हाँ, लेकिन इनकी असली ताकत इनका ऑब्जर्वेशन था। क्या तुम सोच सकती हो कि एक नेत्रहीन इंसान ने बाल मनोविज्ञान की इतनी गहरी परतें कैसे खोल दी? यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। सुरसागर और साहित्य लहरी में उन्होंने बालकृष्ण की ऐसी ऐसी हरकतें लिखी हैं जो एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट है।
घुटनों के बल चलना, परछाई पकड़ना। उन्होंने एक बच्चे के दिमाग को इतनी सटीकता से समझा कि वो वात्सल्य रस के सम्राट बन गए। और इसी साइकोलॉजी को आम जनता के धर्म से जोड़ा तुलसीदास ने। तुलसीदास को सिर्फ एक कवि मत समझो, वो एक लोकनायक थे। उन्होंने अवधि में रामचरितमानस लिखी। हाँ, क्योंकि उन्हें रूपकों का बादशाह कहा जाता है और अनुप्रास का बादशाह भी। उन्होंने उपनिषदों के सबसे डेंजर और जटिल फिलॉसफिकल विचारों को लिया और उन्हें आम कहानियों और रूपकों में बदल दिया। उन्होंने दर्शन को आम आदमी की रसोई तक पहुंचा दिया। ये तो वाकई में नॉलेज का सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन था। लेकिन कहाँ कहानी सीधी चलती है। मैंने एक और फाइल देखी है जिसमें पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रीतिकाल, यहाँ सब कुछ बदल गया। तुम केशवदास की बात कर रही हो ना? हाँ। रामचंद्र शुक्ला जैसे आलोचक ने किसी कवि को हृदयहीन कवि कह दिया। एक कवि के पास दिल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये कोर्ट कल्चर का साइड इफेक्ट था। दरबार में अब भावनाओं की नहीं, दिमागी बाजीगारी की जरूरत थी। केशवदास ने अपनी कविताओं में अलंकारों का इतना ओवरडोज कर दिया कि उसके अंदर की सारी भावना मर गई। उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। कविता एक भूत बन गई थी जो आम लोगों को डराने लगी थी। माय गॉड, प्रेत! ये शब्द ही अपने आप में कितना हेवी है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट भी तो कुछ चल रहा था। बिहारी लाल। हाँ, बिहारी, हिंदी के गालिब। उन्होंने बिल्कुल उल्टा गेम खेला। उन्होंने गागर में सागर भर दिया। मतलब जहां केशवदास शब्दों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे जिसमें कुछ अर्थ नहीं था, वहां बिहारी ने अपने दोहों में बस 40 से 48 मात्राओं में पूरी की पूरी फिलॉसफी और पॉलिटिक्स कंप्रेस कर दी। ये कंप्रेशन का सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल था। एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं। पर दरबारों की ये दुनिया ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अब आता है सच्चाई का दौर, यथार्थवाद। इस नई इन्वेस्टिगेशन फाइल का नाम है मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर। मैं एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखती हूँ तो प्रेमचंद का यथार्थवाद सबसे बड़ा पर्दाफाश था। उन्होंने उस रोमांटिक बबल को फोड़ दिया जिसमें गांव को स्वर्ग माना जाता था। बिल्कुल। उनकी किताब गोदान कोई आम कहानी नहीं है। ये भारत के किसान की ट्रेजेडी का सबसे बड़ा और सबसे क्रूअर इकोनॉमिक प्रूफ है। गरीबों और किसानों की पीड़ा को उन्होंने दुनिया के मुंह पर दे मारा। और ठीक उसी समय जब प्रेमचंद बाहर के समाज को ऑपरेशन कर रहे थे, तभी कुछ लोग अंदर के समाज का, इंसान के दिमाग का ऑपरेशन कर रहे थे। छायावाद। ये आम साहित्यिक मूवमेंट नहीं था। इसके 4 स्तंभ थे। 4 टॉप एजेंट्स की तरह। उनकी स्पेशलिटी क्या थी? व्यक्तिगता, प्रकृति प्रेम और राष्ट्रवाद। इनका नेटवर्क देखो। पहले जयशंकर प्रसाद, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा गया, खाड़ी बोली के मास्टर। दूसरे सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। तीसरे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें महाप्राण या विद्रोही कहा गया। और चौथी थी महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा। पर इन चारों में सबसे बड़ा रहस्य जयशंकर प्रसाद की उस फाइल में छुपा है जो उन्होंने 1936 में बनाई थी, कामायनी। कामायनी का नाम सुनते ही मुझे अजीब सी शांति और डर दोनों लगते हैं। ये 15 सर्गों का एक बड़ा ब्लूप्रिंट है, चिंता से लेकर आनंद तक। ये सिर्फ एक जल प्रलय की कहानी नहीं है। इसे ध्यान से सुनो। ये मानवीय भावनाओं का मनोवैज्ञानिक इतिहास है, एक साइकोलॉजिकल टाइमलाइन। इस डॉक्यूमेंट की एक लाइन मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इसका आखिर डीप मीनिंग क्या है? इसको डिकोड करने के लिए तुम्हें इनके कैरेक्टर्स को देखना होगा। ये कैरेक्टर्स इंसान नहीं थे। प्रसाद ने हमारे दिमाग के पुर्जे अलग कर दिए थे। मनु, जो सिंबल था हमारे मन का, श्रद्धा, जो प्रतीक थी हमारे हृदय और भावनाओं की, और ईदा, जो प्रतीक थी हमारे बुद्धि और लॉजिक की। ओह, तो जब हमारा मन सिर्फ बुद्धि या लॉजिक के सहारे चलता है तो जल प्रलय आती है, डिस्ट्रक्शन होता है। एग्जैक्ट। ये मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा डर है। और इसका फाइनल सोल्यूशन, इसका एंटीडोट प्रसाद ने इस फाइल के एंड में दिया। ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समरसता सिद्धांत, हार्मनी। जब तक तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी डिजायर और तुम्हारा एक्शन एक लाइन में नहीं होंगे, आनंद नहीं मिलेगा। मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हूं। ये लेवल की साइकोलॉजिकल डिकोडिंग उस वक्त हो रही थी, पर उसके बाद क्या हुआ? विद्रोह की चिंगारी और भड़की ना। नियम तो फिर भी टूटने थे। आज्ञे ने तार सप्तक निकालकर नियम तोड़ दिए। नई कविता का जन्म हुआ। उन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा गया। और निराला ने फ्री वर्स यानी मुक्त छंद लाकर सारी जंजीरें ही तोड़ दी। वो छायावाद के कबीर थे। और फिर आते हैं दुष्यंत कुमार,
आधुनिक शोर के बीच आम आदमी की आवाज, हिंदी गजलों के राजकुमार। जब मैं उनकी फाइल पढ़ती हूँ और उनकी आवाज को फील करती हूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस लाइन में इतना भारीपन है, एक ऐसी क्रांति जो अंदर ही अंदर उबल रही थी आम आदमी के। और इस उबलते हुए दर्द को एक चेहरा दिया मुक्तिबोध ने। उन्हें फैंटेसी और भयानक खबरों का कवि कहा गया। भयानक खबरों का कवि, ये सच में थोड़ा डरा देने वाला नाम है। उनकी फैंटेसी असल में उस दौर के आदमी का खौफ था। अब इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है, पर उससे पहले मेरे पास एक आखिरी लिस्ट है। ये इन सभी राइटर्स के एलियसेस हैं, उनके गुप्त उपनाम। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि ये रिकॉर्ड्स में क्लियर रहें। डन, शुरू करो। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर, समय सूर्या या फिर अधैर्य का कवि, वृंदावन लाल वर्मा, हिंदी के वॉल्टर स्कॉट, शिवपूजन सहाय, भाषा के जादूगर, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम के जादूगर। बस यही था वो सारा नेटवर्क। सोचकर देखिए, जब भाषा और भावनाएं एक साथ बगावत करती हैं तो एक पूरा का पूरा साहित्य खड़ा हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स हमने आज देखी, वो महज इतिहास नहीं था, बल्कि इंसानी सोच की एक ऐसी टाइमलाइन थी जिसने समाज के हर नियम को, हर ऑर्डर को चुनौती दी। क्या आज हमारे पास इस मॉडर्न शोर में ऐसे शब्द बचे हैं जो उस पर्वत जैसी पीर को पिघला सकें? यही आखिरी सवाल मैं आपके दिमाग में छोड़कर जा रही हूँ। सच में सोचने वाली बात है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।